everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद वैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, जो कि है यूपी आयुष काउंसलिंग 2024 के बारे में। जो काउंसलिंग के रूल्स रेगुलेशंस हैं वो आ चुके हैं। तो जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। चैनल डॉक्टर आलम सर्विसेज पर आपको कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस, अपडेट, प्रोसेस सब कुछ सबसे पहले मिलता है और उसके साथ ही पेड काउंसलिंग भी कराई जाती है। जो लोग चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें गाइडेंस का चार्ज जस्ट 1200 रुपीज़ है। इसमें कंप्लीट काउंसलिंग के रूल्स रेगुलेशंस, अपडेट्स, डाउट्स, प्रोसेस आपको बताया जाता है। उसके साथ ही कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट भी दी जाती है और कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस जिसमें फॉर्म फिलिंग भी की जाती है, उसका चार्ज 5000 रुपीज़ है। जो लोग चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है। अभी लेटेस्ट अगर अपडेट आपको देखना है तो यूजी काउंसलिंग पे जाना होगा, यूपी आयुष, और नोटिफिकेशन के सेक्शन में आपको जाना है। वहीं पर आपके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो आए हैं। वेबसाइट अभी थोड़ा टाइम ले सकती है। नोटिफिकेशन के सेक्शन में आएंगे तो आपको जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखेगा, आयुष पीजी गो। यहाँ से इसको आप जो है डाउनलोड करेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ तो डायरेक्टली इसको ओपन कर लूँगा। यहाँ से आपके सामने दिखेगा ये नोटिफिकेशन, जो कि प्रिपेयर तो 2 सितंबर को हो गया था, लेकिन वेबसाइट पे अभी रिसेंटली ही अपलोड हुआ है। विषय क्या है? शैक्षणिक सत्र 2024-25 के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में BAMS, BUMS एवं BHMS पाठ्यक्रमों नीट यूजी की मेरिट को अंगीकार करते हुए प्रवेश हेतु यूपी आयुष यूजी काउंसलिंग ऑनलाइन कराने हेतु निधि निर्धारित संबंध में, यानी जो यूपी आयुष काउंसलिंग होनी है BAMS, BHMS और BUMS की काउंसलिंग के लिए, उनके लिए जो रूल्स रेगुलेशन हैं उनको जो है इस ब्राउचर में डिस्कस किया गया है। तो पहले मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। देखो, जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले एक पैनल बनता है जो ये डिसाइड करता है कि काउंसलिंग के क्या क्या रूल्स रहेंगे, कौन इसको हेड करेगा, कौन वेबसाइट को चलाएगा और क्या प्रोसेस रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कैसे डाटा आएगा और रूल्स रेगुलेशन क्या रहेंगे। तो वही चीज़ जो है इस नोटिफिकेशन में डिस्कस किया है। जो पैनल और हेड बना था उन्होंने ये डिसाइड किया है जो रूल्स रेगुलेशन इस साल के लिए क्या रहेंगे, कितनी फ़ीस लगेगी, रजिस्ट्रेशन का चार्ज क्या होगा, सिक्योरिटी का क्या होगा, रूल्स रेगुलेशन क्या होंगे, वो सभी चीज़ें इसमें लिख के दी हैं। अब बाकी का जो आगे का काम है वो रहेगा काउंसलिंग वेबसाइट के कराने का। तो इसमें क्योंकि जो प्रोसेस है यूपी आयुष काउंसलिंग का देर से शुरू हुआ है, तो यही वजह है कि एक्चुअल काउंसलिंग भी डिले हुई है। नॉर्मली अदर स्टेट में 6 सितंबर से पहले ही काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो गई थी, लेकिन यूपी आयुष काउंसलिंग वाले इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। जब ऑफिशियली NCISM की तरफ से उन्हें नोटिफिकेशन आया कि आपको जल्दी काउंसलिंग करानी है इस डेट के बीच में, तब उन्होंने ये निर्णय लेके 2 तारीख को जो है ये रूल्स रेगुलेशन वाला प्रिपेयर करके तब जो यूपी आयुष काउंसलिंग कराने वाली वेबसाइट है उनको शेयर किया है, क्योंकि वहाँ पर जो वर्कर्स वगैरह वो रूल्स रेगुलेशन को प्रिपेयर करेंगे। ओवरऑल अगर मोटा मोटा मैं यहाँ पर बताऊँ तो जो पिछले साल वाले रूल्स थे बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंज इसमें नहीं किया गया। लेकिन फिर भी जो लोग पिछले साल नहीं किए थे या जो पहली बार काउंसलिंग कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर A to Z शुरू से लास्ट तक की इन्फॉर्मेशन सब कुछ मिलेगी। तो अगर आप नए भी हैं तो सब कुछ आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। एलिजिबिलिटी की सबसे पहले बात की जाए कि एलिजिबल कौन रहेगा काउंसलिंग के लिए, तो आपके अगर क्वालिफाइड मार्क्स से ऊपर हैं, यानी जनरल के लिए 162 या उससे ऊपर मार्क्स हैं, और EWS OBC SC कैटेगरी से 127 या उससे ज़्यादा मार्क्स है, तो आप जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो आपके 12th वाले पासिंग क्राइटेरिया है कि आपका अगर जनरल EWS से तो 50% होना चाहिए, और अगर कैटेगरी से हैं तो 40%, और अगर PWD हैं तो 45% जो है आपके मार्क्स में एडमिशन हो जाएगा। मतलब उसके लिए आप एलिजिबल हैं अगर आपके 12th में इतने हैं तो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, निजी, इसको मैंने पढ़ लिया तो इसलिए जो मेन चीज़ें उसमें से मैं देख के बता दे रहा हूँ। बाकी राउंड वाइज जो रूल्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे अभी, ठीक है। तो जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पर आपको डोमिसाइल की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यह पहले से भी होता आया था वही अब भी है। मतलब प्राइवेट कॉलेज में आपको मूल निवासी होना ज़रूरी नहीं है, उसमें स्टेट कोटा के स्टूडेंट हो चाहे ऑल इंडिया के स्टूडेंट हो। फिर इनएलिजिबिलिटी आने बताएँ तो इनएलिजिबिलिटी क्या होता है? ऐसे स्टूडेंट जो CCC काउंसलिंग से बाहर हो गए हों, या फिर ऐसे स्टूडेंट जो क्वालिफाइड ही नहीं हों, तो वो सब क्या हो जाएंगे? इनएलिजिबल हो जाएंगे। और बाकी टाइम टू टाइम जो है इनएलिजिबल की लिस्ट निकाली जाती है। जो लोग काउंसलिंग में गलती कर देते हैं तो उनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता है। ये रूल मैंने जब ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग चल रही थी तब बताया था किन किन केस में आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ट्राई करना चाहते हैं, आप यूपी के रहने वाले हैं और आपके पास यूपी का डोमिसाइल है, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी स्टेट कोटा से ट्राई कर सकते हैं। या फिर आपने 10th या 12th यूपी से किया है और किसी दूसरे स्टेट के भी रहने वाले हैं, तब भी आप काउंसलिंग कर सकते हैं 10th और 12th की बेस पर, ठीक है। फिर शैक्षणिक
रहता है, मतलब एलिजिबिलिटी 10th वाली। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें नहीं है। राउंड वाइज जो रूल्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अब यहाँ से एक्चुअल काउंसलिंग देखो शुरू होती है। जो पहला स्टेप होता है काउंसलिंग का, तो वो क्या होता है, वो होता है पंजीकरण। पंजीकरण का मतलब क्या होता है, रजिस्ट्रेशन। तो एक्चुअल काउंसलिंग जो है आपकी रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट हो जाती है। अब रजिस्ट्रेशन की एक्चुअल जो डेट्स हैं वो अगले 1-2 दिन के अंदर अंदर एक्सपेक्टेड है कि आ जाएगी। 1-2 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस डेट से जो है रजिस्ट्रेशन आपका होना है। उस बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा, फिर डॉक्यूमेंट का आपका वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट आने के बाद अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे आप। चॉइस फिलिंग के बाद लॉकिंग कर देंगे और फिर उसके बाद जो है आपका रिजल्ट आएगा और जो भी कॉलेज आपका रिपोर्ट होगा उसमें आप जो है आप अपने नोडल सेंटर पे जाके अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराएंगे और फिर उसके बाद जो है आप एडमिशन लेंगे। तो ये नॉर्मल प्रोसेस होते हैं जिसमें पहला स्टेप क्या है, रजिस्ट्रेशन करना। तो रजिस्ट्रेशन की डेट्स की अगर बात की जाए तो अभी डेट नहीं आई है, अगले 1-2 दिन में आ जाएगी। करना कहाँ पर है आपको, www.upayushcounseling.upsdc.gov.in पे करना है। आपका कितना अमाउंट लगेगा, रजिस्ट्रेशन का चार्ज होता है जो कि नॉन रिफंडेबल है, 2000 रुपये लगेगा। पिछले साल भी 2000 था, इस साल भी, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, सेम प्रोसेस रहेगा। ऑनलाइन गेटवे से आपको पैसा जमा करना है। अगर उसमें कोई गलती आती है तो आपको दोबारा से फिर करना होगा पेमेंट, ठीक है। इस पोर्टल पे जाके करना होगा। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड एक ही बार में आप जो है सिर्फ जमा करेंगे, बाकी हर राउंड में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते रहेंगे, ठीक है। दोबारा से आपको पैसा जमा करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसके जो डिटेल रूल हैं फिर से भी आएंगे तो उस टाइम पे आपको बता दिया जाएगा। फिर यहाँ पर एक और जो चेंज है वो ये है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड तक वैलिड होगा। स्टे वैकेंसी राउंड के लिए अगर आप पहले ही रजिस्ट्रेशन कर चुके थे, आपको कोई भी सीट तब तक नहीं मिली है, तो आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा 1000 रुपये देकर। या फिर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, डायरेक्टली स्टे वैकेंसी राउंड में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको 2000 रुपये का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अमाउंट भरना होगा। फिर उसके बाद आती है, ये नॉन रिफंडेबल है, यानी वापस नहीं आएगा जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है 2000 रुपये, और स्टे वैकेंसी राउंड के लिए 1000 रुपये। सिक्योरिटी अमाउंट की बात की जाए तो जो पिछले साल था वही है इस साल भी। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट BAMS, BHMS, BUMS 1, 2, 3 इन तीनों में की एक साथ भी कर सकते हैं, तो आपका सेम अमाउंट लगेगा। कितना, 20,000 रुपये जो है आपका सिक्योरिटी अमाउंट लगेगा। अगर आप प्राइवेट के लिए ट्राई करना चाह रहे हैं तब आपका 50,000 रुपये लगेगा सिक्योरिटी अमाउंट। गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों के लिए करना चाह रहे हैं तब भी आपका 50,000 रुपये लगेगा। एक बार आप 50,000 जमा कर देंगे, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों डाल सकते हैं। और इसमें ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, आपको जब भी कॉलेज मिलता है तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। यूपी के अंदर फ्री एग्जिट का कोई भी ऑप्शन नहीं है। यूपी आयुष काउंसलिंग में जो भी आपको कॉलेज मिलेगा आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, और अगर एडमिशन नहीं लेते तो आपकी सिक्योरिटी चली जाएगी, ठीक है। ये रूल्स हैं। फिर उसके बाद जो अगले यहाँ पर रूल्स हैं कि अगर स्टूडेंट को कोई भी सीट नहीं मिलती है तो वो अगले राउंड में डायरेक्टली बिना रजिस्ट्रेशन, बिना सिक्योरिटी अमाउंट भरे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आपको सीट मिल गई है, आपने एडमिशन ले लिया, तो आप अपग्रेडेशन के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एक पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है सिक्योरिटी अमाउंट के वापसी आने से रिलेटेड। अभ्यर्थी की धरोहर धनराशि उसी बैंक खाते में वापस आएगी जिस बैंक खाते से धरोहर धनराशि भुगतान किया गया था। अभ्यर्थी साइबर कैफ़े या किसी अन्य स्रोत से पंजीकरण कराते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है, जो 20,000 गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट के लिए 50,000, उसी अकाउंट में वापस आएगा जिस अकाउंट से आप कटाएंगे। तो ये बात ध्यान रखें। जो लोग दूसरों से काउंसलिंग करा रहे हैं, किसी काउंसलर से करा रहे हैं, तो अपनी सिक्योरिटी अमाउंट अपने अकाउंट से कटाएं ताकि आपके पास वापस आ जाए। अगर आप किसी दूसरे के अकाउंट से करेंगे तो वो उसके अकाउंट में वापस चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। किन किन केस में आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जब्त कर ली जाएगी ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी आपको सिक्योरिटी अमाउंट नहीं मिलेगा अगर आपने ये गलती कर दी तो। कौन कौन सी, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय एवं स्टे वैकेंसी राउंड में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी यदि आवंटित संस्था में प्रवेश नहीं लेता है। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे किसी भी राउंड में आपको कॉलेज मिला और आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जब्त कर ली जाएगी, वापस नहीं मिलेगी। दूसरा, प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से आवंटित एवं प्रवेशित अभ्यर्थी यदि अपग्रेडेशन के उपरांत कॉलेज में प्रवेश नहीं लेते हैं, यानी आपको फर्स्ट या सेकंड राउंड में कभी भी कॉलेज मिला और आपने अपग्रेडेशन के लिए डाला और अपग्रेडेशन में नया कॉलेज मिल गया और आपने उसमें एडमिशन नहीं लिया, तो उस केस में आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है जब्त हो जाएगी। आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा जो भी नया कॉलेज अपग्रेड होगा उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की बात आती है, तो अभिलेखों का सत्यापन यानी आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन। उसके रिगार्डिंग में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, नीट UG 2024 का स्कोर कार्ड, हाई स्कूल एवं अथवा समकक्ष, इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष के अंक पत्र, प्रमाण पत्र तथा एडमिट कार्ड यदि उपलब्ध हैं। देखो इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट ईयर भी इसमें काफ़ी दिक्कत स्टूडेंट को हुई थी कि आपको हाई स्कूल की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट ये तो कंपलसरी है, उसके साथ आपके पास अगर पासिंग सर्टिफिकेट है तो ये भी लगाना पड़ेगा, एडमिट कार्ड है तो ये भी लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा नहीं इसकी बेस पर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा होता है कि हाई स्कूल बहुत पहले हुआ था, इंटर बहुत पहले हुआ था, तो तब तक का जो एडमिट कार्ड है वो गुम हो गया होगा, तो उसकी ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास नहीं है तो,
हाई स्कूल मार्कशीट और इंटर की मार्कशीट ये कंपलसरी है। निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी है अगर गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं, या फिर आपने 10 ट्वेल्थ यूपी से किया है, उस केस में आपको डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास उसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बना हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। फिर एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है सर्टिफिकेट में, जो हर जगह पर है, वो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से रिलेटेड और ओबीसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड। ये दोनों सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 के बाद के होने चाहिए, तभी मान्य होंगे। अगर उससे पहले के हैं तो ये मान्य नहीं होंगे। उसके अलावा जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आपको चाहिए होगा, और कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें आधार कार्ड लगा सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण का प्रिंट आउट, यानी जो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया होगा। सिक्योरिटी जो अमाउंट आपने भरा उसका प्रिंट आउट भी आपको लगाना पड़ेगा। ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं। बाकी अलग अलग जो सब कैटेगरी वाले डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी इसमें डिटेल में दिए हुए हैं, आप सब इसको पढ़ सकते हैं। और अभी डिटेल में ब्राउज़र फिर से आएगा, ठीक है। फिर काउंसलिंग हेतु समय सारणी यानी जो शेड्यूल है वो फर्स्ट सेकंड राउंड का जो है टाइम टू टाइम वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा, उसके लिए इन्होंने यही बोला है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है हम राउंड वाइज रूल्स देख लेते हैं कि पहले राउंड के क्या रूल है, सेकंड के क्या रूल है। फर्स्ट राउंड के रूल है यहाँ पर कि फर्स्ट राउंड में आप जो है चॉइस फिलिंग करेंगे रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के बाद, तो आपको जो भी कॉलेज अलॉट होगा आपको उसमें एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अगर एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपकी सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी। और फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेने के बाद आप अपग्रेडेशन में जा सकते हैं। उसके लिए आपको OTP आधारित जो है अपग्रेडेशन भरना होगा, और अपग्रेडेशन भरने के बाद जो है अपने सेकंड राउंड में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं डायरेक्टली, और अपग्रेडेशन हो जाएगा। अपग्रेडेशन में अगर नया कॉलेज मिलता है तो आपको उसमें एडमिशन लेना ही पड़ेगा, नहीं लेते हैं तब भी सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी। और पुराना कॉलेज पर आपका कोई अधिकार नहीं होगा अगर अपग्रेडेशन हो जाता है तो, यानी अपग्रेडेशन के बाद आपको नया कॉलेज मिल जाए तो। फिर सेकेंड राउंड में द्वितीय चक्र की काउंसलिंग, तो दूसरे राउंड में वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे जिनको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला था, या फिर कॉलेज मिल गया उन्होंने एडमिशन ले लिया, अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं, वो लोग कर सकते हैं। या फिर फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था उन्होंने एडमिशन नहीं लिया था तो उनकी सिक्योरिटी चली गई थी, तो उनको दोबारा से सिक्योरिटी अमाउंट जमा करके फिर से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं सेकेंड राउंड वाली यूपी के अंदर, ठीक है। और अपग्रेडेशन में जा सकते हैं जिनको पहले एडमिशन मिल गया था, तो वो सब स्टूडेंट, और जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था रजिस्ट्रेशन का मौका भी मिलेगा, वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे, फिर उनको जो भी कॉलेज अलॉट होगा। सेकंड राउंड का वही रूल है, आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। एडमिशन लेने के बाद आप जो है फिर से अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। OTP आधारित यहाँ पर सहमति देनी होगी, यानी आपको OTP डाल के जो है बताना होगा कि यहाँ पर आपको अपग्रेडेशन करना है। वेबसाइट के थ्रू ही आपको जो है अपग्रेडेशन भरना होगा, ठीक है। अपग्रेडेशन का प्रोसेस वेबसाइट से रहेगा ऑनलाइन। और अगर आपको अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं तब भी आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जो है जब्त कर ली जाएगी। वही फिर यहाँ पर तृतीय यानी तीसरे राउंड की काउंसलिंग, तो अभी तक जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिनको कोई भी कॉलेज नहीं मिला वो भी थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिनको पहले मिल गया एडमिशन ले चुके हैं, सिक्योरिटी अमाउंट जो है जमा करके अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या फिर ऐसे स्टूडेंट जो पहले ही एडमिशन ले चुके हैं और उनको पहले कॉलेज मिल गया था और अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो उनको सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी होगी, दोबारा से कुछ भी जमा नहीं करना है। और फिर उसके बाद जो आपको नया कॉलेज जो भी मिलेगा उसमें आपको एडमिशन लेना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है स्टे वैकेंसी राउंड के लिए थोड़ा अलग रूल है, वो क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टे वैकेंसी राउंड में अगर आप पहले ही रजिस्ट्रेशन कर चुके थे फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में, कोई भी कॉलेज आपको नहीं मिला, दोबारा से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। 1000 रुपये का जो है शुल्क उसका जमा करना होगा, यानी 1000 की फीस है स्टे वैकेंसी राउंड की। और अगर अभी तक आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में, डायरेक्टली अगर स्टे वैकेंसी राउंड में पहली बार पार्टिसिपेट करें तब आपको 2000 रुपये जमा करने पड़ेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस है। फिर उसके बाद यहाँ पर स्टे वैकेंसी राउंड में कोई भी अपग्रेडेशन का रूल नहीं है, डायरेक्टली वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे जिनको कोई भी सीट नहीं मिली है, ठीक है। उनको जो भी कॉलेज मिल जाएगा फिर उसमें जाकर एडमिशन लेना होगा। और यहाँ पर कोई भी रिशफल यानी अपग्रेडेशन का कोई भी ऑप्शन नहीं है, जो कॉलेज मिल जाएगा उसमें आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। बाकी आपको टाइम टू टाइम अपडेट आने वाले वीडियोस में मिलते रहेंगे, जो भी अपडेट वेबसाइट पाएगा। आप सभी लोग चैनल के साथ बने रहें, जो भी अपडेट होगा आपको सबसे पहले यही मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।